पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। हमने बताया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि भाई इट इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन of a spring that is known as the potential energy of that spring। आगे देखो बच्चों, अब मैंने बताया आपको कि ये मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग है, इसकी कोई भी लेंथ दे रखी है यहाँ तक, मैं कहूँगा कि दिस लेंथ इज नोन एज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया। और जब हमने कोई भी इसके ऊपर वर्क डन नहीं किया है, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी बच्चा, जीरो के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैंने कह दिया कि भाई इसके ऊपर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। एफ है, ये कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो हमने अप्लाई किया है। और जैसे ही मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मैं कहूँगा कि स्प्रिंग को यहाँ से खींच के और मैंने यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर दिया। और जैसे इसको एक्सपेंड कर दिया, मैंने मान लिया कि इतनी लेंथ से इसको एक्सपेंड किया। बच्चों जब आप ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से रिमूव करोगे तो बोलो स्प्रिंग वो वापस आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब इस साइड में एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास वो फोर्स होता है जो उस बॉडी को वापस अपनी उसी पोजीशन में लेके आता है। दैट फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग force। Therefore restoring force will be acting on the spring so that it will comes back to in its initial position। एक्सपेंशन तो मैंने करी थी देखो राइट डायरेक्शन में, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करता है आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में। देयरफॉर मैं यहाँ से कहूँगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंशन और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। या एक्सटर्नल फोर्स का जो नेगेटिव फोर्स है उसी को हमने किसका नाम दे दिया, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे दिया। और मैं कह सकता हूँ माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स, और मैंने कह दिया कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, वेयर के इज नोन एज द स्प्रिंग फैक्टर। इसको हमने नाम दे दिया, स्प्रिंग फैक्टर का नाम दे दिया। और हमने कह दिया कि इट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हमने नाम दे दिया स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दे दिया। दिस इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे देखो, अगर बेटा मेरे को के की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो के मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ एफ अपॉन एक्स के बराबर होगा। और के की जो यूनिट आएंगी वो हमारे पास आ गई न्यूटन पर मीटर के बराबर आ गई। दीज आर द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर। इसकी यूनिट है वो हमारे पास क्या ही है, न्यूटन पर मीटर के बराबर आ गई। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो। ये हमने बताया स्प्रिंग कांस्टेंट बताया या स्प्रिंग फैक्टर बताया, साथ मैंने इसकी बता दी कि भाई हमारे पास इसकी यूनिट बताई है। और यूनिट बताई है वो हमने बताई है कि न्यूटन पर मीटर के बराबर बताई। एक बार देख लो, इसको रिपीटेशन देख लो। एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था। रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या कर रहा था कि अपनी इनिशियल पोजिशन में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमने कहा कि माइनस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहाँ से हमने कह दिया कि भाई ये आया एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के बराबर आ गया। एफ की वैल्यू है वो माइनस ऑफ के एक्स के बराबर आ गई। के की वैल्यू निकाले बच्चों मैंने, माइनस एफ अपॉन एक्स के बराबर आई।
और इसकी जो यूनिट आई वो हमारे पास क्या आ गया, आपके पास न्यूटन पर मीटर के बराबर आ गई। जो स्प्रिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या करता है कि भाई ये डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, के है ये डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप का हमने मटेरियल है वो यूज़ किया है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। एंड ये कहता है कि भाई हमारे पास एंड इट विल डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग है उसकी थिकनेस के ऊपर, या हम कह देंगे रेडियस के ऊपर हमारे पास ये क्या करेगा कि भाई इट विल डिपेंड्स, रेडियस पे डिपेंड करेगा। अब आपने देखी होगी जो अपने मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के शॉकर में स्प्रिंग होती है। एक आपने देखी होगी कि भाई हमारे पास मैं स्प्रिंग ले लूँ, कोई भी एल्यूमिनियम की ले लूँ, एल्यूमिनियम की स्प्रिंग ले लें, तो इनका हमारे पास क्या होता है कि भाई मटेरियल अलग अलग हो गया, तो हम कहेंगे कि इनका स्प्रिंग फैक्टर है वो भी हमारे पास क्या होगा, आपके पास अलग अलग स्प्रिंग फैक्टर होगा। इनका जो स्प्रिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होगा। चिराग आवाज़ साफ आ रही है आपके पास? चिराग, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चिराग अनम्यूट करें, क्या आवाज़ आ रही है? क्या कह रहे? आवाज़ आ रही है या नहीं? सर तो कट कट के आ रही है प्लीज। सर कट कट के आ अब मैं अगर आपसे यूँ कह दूँ कि भाई मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है और जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ अगर मैं एल ले लूँ, तो वहाँ पे हमारे पास जो स्प्रिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा के इज इक्वल टू एफ अपॉन एल के बराबर होगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उतना ही उसका स्प्रिंग फैक्टर है वो हमारे पास कम होगा, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अपॉन एल के बराबर होगा। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल है वो मेरे पास लेंथ है स्प्रिंग की, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट इज जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उतना ही उसका स्प्रिंग फैक्टर है वो हमारे पास कम होगा। इसको आप कैसे देख सकते हो, आपने देखा होगा कि साइकिल आपके पास होगी और जब आप साइकिल की दुकान पे गए और तुमने स्टैंड की, कई बार क्या होती है कि भाई वो स्प्रिंग है वो निकल जाती है, और जैसे स्प्रिंग निकल जाती है तो आप क्या करते हो भाई स्प्रिंग डालते हो लेकिन नहीं डलती, दुकानदार के पास जाते हो वो इसमें एक रस्सी डालता है और रस्सी डाल के और खींच के और फिर डाल देता है इसको। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है बच्चों कि लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ जाती है तो स्प्रिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, आपके पास डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो हमने बताया है, जनरल सी बातें बताई हैं स्प्रिंग के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है कि एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। देखो ध्यान से, मैंने ये बताया कि ये मैंने मान ली कि ये मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ है वो कुछ भी है, हमने एल मान ली। अब मैंने क्या किया कि भाई ये यहाँ पे इसके अंदर एक्सपेंशन थी वो जीरो के बराबर थी, मैंने मान लिया कि भाई इसको ऊपर मैंने क्या किया कि एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ तक ले आया, और इसकी जो एक्सपेंशन है वो x के बराबर हो गई। बच्चों आप देखोगे इस साइड में रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगा, एंड रिस्टोरिंग फोर्स F विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। मैंने कह दिया कि फर्दर इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, और कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने, थ्रो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देन मैं कहूँगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और वो कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स के बराबर होगा।
आप देख रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री का। देयरफॉर हमने कह दिया कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। और बोलो कोस 180 की वैल्यू -1, ये है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स के बराबर आ गया। बच्चों f की वैल्यू थी माइनस के एक्स, देन वी गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स के बराबर आ गया। क्या चाहिए मेरे को? टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल के लिए हमेशा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ओवर माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी माइनस ऑफ के एक्स, और एफ था वो नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो के एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। एंड वर्क डन इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और बोलो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क डन को हमने किसका नाम दे दिया कि भाई दिस इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हैंस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई, वेयर के इज नोन एज द स्प्रिंग फैक्टर। जहाँ पे के है वो हमारे पास क्या है? स्प्रिंग फैक्टर है। आगे यहाँ तक आ गया? आवाज नहीं आई आपकी। यस सर। आगे देखो, आगे मैं आपसे यूँ कहता हूँ, इसी को ध्यान से देखोगे, ये थी हमारे पास नेचुरल लेंथ, और मैं आपसे अगर ये कह दूँ कि भाई एट नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ पे जो एक्सपेंशन थी स्प्रिंग के अंदर कितनी थी? 0। कंप्रेशन है वो भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि नेचुरल लेंथ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ध्यान से देखोगे। मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को मैंने क्या किया कि पहली स्प्रिंग थी हमारे पास ए पॉइंट पे थी, नेचुरल लेंथ ए तक थी, तो ए पॉइंट से और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया अप टू पॉइंट बी थ्रू ए डिस्टेंस x1। फिर मैंने क्या किया कि भाई बी से और मैं इसको एक्सपेंड करके लेके गया सी पॉइंट पे, जो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो x2 के बराबर थी। तब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। बेटा वर्क डन है आपने पढ़ा होगा कि भाई वर्क डन है इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक कितनी एक्सपेंशन करी आपने x, और यहाँ से यहाँ तक क्या x1 प्लस x2 नहीं कर दी भाई? पहले तो यहाँ थी, तो a से b तक जाऊंगा, मैं कहूँगा कि भाई वर्क डन a से b तक किया, a से b तक गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा? हाफ के इंटू x1 का स्क्वायर। और अब मैं कहता हूँ कि भाई हमें कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है? मेरे को a से c तक करना है, तो W a से c इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू टोटल एक्सपेंशन थी x1 प्लस x2 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई जो हमारे पास इसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्या नाम दे दिया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। तो B से C तक का जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 1/2 के इंटू x1 प्लस x2 इसका होल स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू x1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा कि भाई नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। दूसरा, कई बार आपसे ये कह दे कि अगर हमारे पास
हमने इसको क्या किया, मैंने ये किया कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, और सी से मैं कह दूँ कि भाई ये कंप्रेस होकर किसी पॉइंट डी पे आ गया, जो ये वाली डिस्टेंस थी वो x3 थी। तब ये कहता है कि सी से डी तक कम, ये क्या क्या मेरी आवाज सुन रहे हो आप? Yes, sir. मैं ये कहता हूँ कि सी से डी तक का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। दोबारा देखिए, ये ए से बी पे गया और फिर बी से कहाँ चला गया, सी पे। अब सी से इसको कंप्रेस करके और डी पॉइंट पे आ गया, जो नेचुरल लेंथ से x3 डिस्टेंस पे था। तब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, सी से फाइनली कहाँ पे जा रहा है, ये डी पे। तो ए से सी तक की तो ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और हम कहेंगे कि ए से डी तक की ये क्या हो गया आपके पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो हमारे पास कहाँ से मेजर करनी पड़ेंगी, आपको नेचुरल लेंथ से मेजर करनी पड़ेगी, और नेचुरल लेंथ से मेजर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो वर्क डन आया वो कहाँ से, सी से डी पे गया, तो यह है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर होगा। और बच्चों देखो, फाइनल किसके बराबर होगी, 1/2 के इंटू x3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल हमने कह दिया कि 1/2 के इंटू यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2 इसका होल स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द या इन मूविंग द स्प्रिंग फ्रॉम पॉइंट सी टू द पॉइंट डी। सी से डी तक हम इसको लेके आएंगे तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो? No, sir. आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखते हैं, तो डिस्टेंस के साथ हमारे पास वेरिएशन है वो कैसा होगा। देखें यहाँ पे हमने ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव लेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अगर मैं एक्स नेगेटिव लेता हूँ तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि ये तो ओरिजिन हो गया, इधर एक्स पॉजिटिव हो गया, इधर एक्स क्या हो गया बच्चों आपके पास, नेगेटिव हो गया। और जब मैं कहता हूँ कि एक्स बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इंक्रीज होगी, और अगर एक्स घटाएंगे तो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, एंड इट विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग विद डिस्टेंस। किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन है, और किसके साथ बताई हमने, डिस्टेंस के साथ बताई है। ठीक है, देखो एक सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है। सिंपल से क्वेश्चन हम ये मान लेते हैं, क्या मानना हमने, कोई भी हमारे पास है, हमने माना कोई भी, मैंने मान लिया कि एक स्टील वायर है, उसको हमने इंक्रीज कर दिया, एक स्टील वायर है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। जब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि व्हेन वी अप्लाई ए लोड ऑफ 5 kg, 5 kg का लोड है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया है, तो ये कहता है कि भाई हमने उस बॉडी को एक्सटेंड कर दिया, उसके अंदर एक्सपेंशन आ गई, और वो कितनी आ गई आपके पास, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तब ये कहता है कैलकुलेट द स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर है वो कैलकुलेट करना है। क्या ऐसा ही होगा भाई, ये मेरे पास कोई भी स्प्रिंग होगी, जैसे स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा आपने, और इसके ऊपर जैसे मैं 5 kg का वेट लटकाया और 5 kg का वेट लटकाऊंगा तो बोलो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी या नहीं। ये जो एक्सपेंशन है वो कितनी बताई, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर बताई है। बच्चों ये 5 kg है, तो बोलो इसका जो नेट वेट होगा वो नीचे की साइड में कितना होगा, 50 Newton. 50 न्यूटन।
5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन के बराबर हो गया। और जो एक्सपेंशन है वो कितनी आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर के बराबर आ गई। और बोलो स्प्रिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था, k इक्वल टू k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, अरे यही तो बताया था माइनस एफ अपॉन एक्स के बराबर बताया था। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूं तो k इक्वल टू कितना है एफ अपॉन एक्स, और f की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻², यही आएगा। और यहाँ से जैसे इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ गया ऊपर 10 चला गया, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 100 इंटू 10⁻², दैट इज हमने कह दिया कि 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फैक्टर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास है के की वैल्यू आ गई। क्या आपको आया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बताया है कि ये क्वेश्चन बताया है हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग दे रखी है, मैंने मान लिया ये कोई भी एक स्प्रिंग दे रखी है। इस स्प्रिंग को ये कहता है कि अगर x डिस्टेंस से हम एक्सपेंड कर देते हैं, कितने डिस्टेंस से एक्सपेंड कर दिया इसको, x डिस्टेंस से एक्सपेंड कर दिया, तब ये कहता है कि इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो 50 जूल के बराबर है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर बताई इसने, 50 जूल के बराबर बताई। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रो सेम डिस्टेंस से हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। देखो बच्चों मैंने ये माना था ये स्प्रिंग है, यहां तक एक्सपेंशन 0 थी। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अगर इसके अंदर हमने क्या किया x एक्सपेंशन कर दी, तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई 50 जूल के बराबर आई। और स्प्रिंग को अगर x डिस्टेंस से एक्सपेंड कर देते हैं तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी कितना होता है, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इसको हमने एक्सपेंड कर दिया और कितने डिस्टेंस से एक्सपेंड किया है कि x से और एक्सपेंड कर दिया। तो मैं यहाँ से यही तो कहूँगा बच्चों कि ये हम जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये यहाँ तक तो x थी, x और डिस्टेंस तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आप देखो ओरिजिन से ये टोटल एक्सपेंशन है, क्या बोलो 2x हो गई या नहीं, यस और नो? यस और नो? यस सर। अब देखो तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी 1/2 k इंटू 2x का होल स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू हमने बताया कि भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2, या इसको एक बार कैलकुलेट करता हूँ मैं, ये आएगा 1/2 k इंटू 4x का होल स्क्वायर।
और ये लिख दिया मैंने 4 × 1/2 kx²। और बोलो kx² की वैल्यू कितनी है आपके पास है 50, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 200 जूल के बराबर आ गई। देयरफॉर हमने कह दिया कि वर्क डन क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और जो रिजल्ट आया वो हमारे पास कितना आ गया 150 जूल के बराबर आ गया। दिस विल बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू द डिस्टेंस 2x।